मस्जिद अक्सा पर इस्लाम का झंडा लहराया, जिसकी वजह से आज तक सलाउद्दीन को पूरी दुनिया याद करती है। Warrior Saladin conquered the Crusaders. अब सलाउद्दीन की इस फौज में भी एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, इमाम इब्ने असीर, जिन्होंने लड़ने के साथ साथ इस्लाम की हिस्ट्री पर एक बहुत बड़ी किताब लिखी थी। और ये है उनकी किताब, जिसमें उन्होंने सलाउद्दीन की जंगों के साथ साथ इंडिया पर हमला करने वाले पहले मुसलमान बादशाह की कहानी भी लिखी, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी। मतलब इब्ने असीर के दौर में मुसलमान फलस्तीन, इंडिया, हर तरफ सिर्फ जीत रहे थे, लेकिन इस किताब के बिल्कुल आखिर में मुसलमानों की असल तबाही का वक्त शुरू होता है। और मुसलमानों को तबाह करने वाले बादशाह का नाम था चंगेज खान। सलाउद्दीन अयूबी के कुछ ही अरसे बाद चंगेज खान मंगोलिया से मुसलमान इलाकों की तरफ बढ़ने लगा और एक एक करके हर मुसलमान सिटी को जलाने लगा। और ये इलाके फतह करते करते आखिर चंगेज खान का पोता हलाकू खान इस्लामिक गोल्डन एज के सेंटर बगदाद तक पहुंचा। कहा जाता है इस वक्त तक इस्लामिक गोल्डन एज इतनी खराब हो चुकी थी कि लोग साइंस और नॉलेज को छोड़कर एक दूसरे के साथ अजीब अजीब बातों पर बहस करते थे। मतलब जब हलाकू खान तेजी से बगदाद की तरफ बढ़ रहा था, बगदाद के अंदर मुसलमानों की ये बहस चल रही थी कि एक सुई की नोक पर कितने फरिश्ते बैठ सकते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कैसी रोटी खाया करते थे, और ऑफ कोर्स शिया सुन्नी की आपस की बहस। और जब मुसलमान आपस में इन बहसों में बिजी थे, हलाकू खान की फौज बगदाद में दाखिल हुई और शिया सुन्नी को देखे बगैर सबको मुसलमान समझकर सबकी गर्दनें उड़ा दी। कहा जाता है हलाकू खान ने बगदाद में इतने मुसलमान मारे थे कि बगदाद के दरिया का कलर मुसलमानों के खून की वजह से कई दिनों तक बिल्कुल रेड था। और आखिर सबको मारने के बाद हलाकू खान की फौज दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हाउस ऑफ विजडम के दरवाजे तक पहुंची और उसे आग लगाकर उसकी सारी किताबों को दरिया में फेंक दिया। और ये इतनी ज्यादा किताबें थी कि इन किताबों की इंक की वजह से अब बगदाद का दरिया रेड के बजाय कई दिनों तक ब्लैक कलर का हो गया। और फिर हलाकू खान ने बगदाद की सारी पेपर बनाने की फैक्ट्रियों को आग लगा दी और इस तरह इस्लामिक गोल्डन एज खत्म हो गई और मुसलमानों की 400 साल की मेहनत बगदाद के दरिया में बह गई। और मुसलमान इतने कमजोर हुए कि मुसलमान स्कॉलर्स के पास भी लिखने के लिए पेपर भी नहीं था, जिसकी वजह से मुसलमान पहली बार यूरोप से पेपर मंगवाने लगे, जिससे यूरोप में पेपर की प्रोडक्शन आसमान तक चली गई और पहली बार यूरोप के क्रिश्चियंस मुसलमानों से ज्यादा पेपर बनाने लगे। अब जब मंगोलों की तबाही के बाद पूरी मुसलमान दुनिया में एक मायूसी छाई हुई थी और साइंस और हिस्ट्री की बहुत सारी किताबें बर्बाद हो चुकी थी, इसी दौर में कुरान की तफसीर और इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में सबसे बड़ी किताब लिखी गई, जिसका ऑलमोस्ट हर मुसलमान ने नाम जरूर सुना होगा। और इस किताब का नाम है तारीख इब्ने कसीर। इस किताब का असली नाम अल-बिदाया व निहाया है, which means शुरू से लेकर आखिर तक, जिसमें उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक हर डिटेल लिखी है। इब्ने कसीर के बाद एक और भी बहुत बड़े मुसलमान साइंटिस्ट ने इस्लाम की हिस्ट्री पर किताब लिखी, जिन्हें कुछ लोग मुसलमानों का आखिरी बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं, जिनका नाम था अल्लामा इब्ने खल्दून। और ये है उनकी किताब। इस किताब की पहली जिल्द को आज तक हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, बल्कि इब्ने खल्दून के नाम पर आज भी तुर्की में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनी है। आज कुछ स्कॉलर्स इब्ने खल्दून को मुसलमानों का आखिरी बड़ा स्कॉलर मानते हैं, क्योंकि मंगोलों की तबाही के बाद अब दुनिया में सबसे ज्यादा पेपर मुसलमान नहीं बल्कि एक यूरोप के क्रिश्चियंस बना रहे थे। और जिस साल इब्ने खल्दून फौत हुए, उसी साल यूरोप में एक आदमी पैदा हुआ, गुटेनबर्ग, जिसने एक ऐसी मशीन इजाद की कि दुनिया को हिला कर रख दिया, प्रिंटिंग प्रेस, जिससे यूरोप में आहिस्ता आहिस्ता मिलियंस ऑफ किताबें लिखे जाने लगी। और ये प्रिंटिंग प्रेस इतना जबरदस्त मशीन था कि पहले जो आदमी दिन में 40 पेजेस लिखा करता था, अब इस प्रिंटिंग प्रेस की मशीन की वजह से वो हर दिन 4000 पेजेस प्रिंट करने लगा, जिससे ऑफ कोर्स यूरोप आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों से आगे निकलने लगा। और अब इस प्रिंटिंग प्रेस के दौर में मुसलमानों की दुनिया में एक नई सुपर पावर बन चुकी थी, उस्मानिया सल्तनत। और उस्मानिया सल्तनत ने एक ऐसा फैसला किया जिसे आज तक उनका सबसे बड़ा ब्लंडर माना जाता है। उस्मानिया सल्तनत के बादशाह और स्कॉलर्स ने मिलकर एक बहुत ही अजीब ऐलान किया कि ये मशीन प्रिंटिंग प्रेस मुसलमानों के लिए हराम है।
और वो इसलिए क्योंकि कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि इल्म सिर्फ कलम से लिया जा सकता है, मशीनों से नहीं। कुछ ने कहा कि ये तो एक क्रिश्चियन इन्वेंशन है, इसे तो हराम होना चाहिए। और कुछ स्कॉलर्स इस बात से डर रहे थे कि अगर हर मुसलमान के हाथ में किताब आ गई तो फिर हमारा क्या होगा। जो भी हो, अब एक तरफ यूरोप के पास 1000 प्रिंटिंग प्रेस थे और दूसरी तरफ मुसलमान दुनिया में 0। मतलब एक मुसलमान अब भी दिन में सिर्फ 40 पेजेस लिख सकता था, और इसके मुकाबले में यूरोप का एक क्रिश्चियन दिन में 4000 पेजेस प्रिंट कर सकता था। तो ऑफ कोर्स यहाँ से मुसलमानों का डिक्लाइन शुरू हुआ और यूरोप ऊपर जाने लगा, और मुसलमान इल्म और नॉलेज को छोड़कर ताजमहल जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने लगे, और यूरोप में यूनिवर्सिटीज और लाइब्रेरीज बनने लगी, जिसकी वजह से इब्न खल्दून और अल-बैरूनी की बजाय अब दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट यूरोप में पैदा होने लगे। लियोनार्डो डा विंची, गैलीलियो, न्यूटन। आखिर यूरोप के इस प्रिंटिंग प्रेस के 300 साल बाद उस्मानिया सल्तनत को रियलाइज हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, और 300 साल बाद मुसलमानों ने अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, और आज तक मुसलमान दोबारा यूरोप के सामने अपना सर नहीं उठा सके। सब्सक्राइब।